क्योंकि कोरोना अब गिरगिट वाली चाल चल रहा है और नया वेरिएंट पल पल रंग बदल रहा है, जिससे डॉक्टर्स को इलाज करने में परेशानी हो रही है। और ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब पूरे देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और देश की सर्वोच्च अदालत सरकार से पूछ रही है कि उसके पास महामारी से बचने का क्या प्लान है, क्योंकि जिस वैक्सीनेशन को महामारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है, उसकी भी रफ्तार सुस्त पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कोरोना की गिरगिट वाली चाल को, जो कितनी खतरनाक है। कोरोना का तांडव जारी, 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों में फैली महामारी। कोरोना के गिरगिट वाले वेरिएंट से सावधान, पल पल रंग बदल रहा है वायरस। वैज्ञानिक हैरान हैं, डॉक्टर परेशान हैं। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ लापरवाही का जहर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। हर दिन नए केस के आंकड़े डरा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,915 मरीजों की मौत हो गई। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,915 लोगों की कोरोना से बीते 24 घंटे के दौरान मौत हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान पूरे देश में 3,31,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर माने तो इस वक्त जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 82% के आसपास है, जबकि जो सक्रिय मामले हैं वो तकरीबन 16% के आसपास हैं और 1.4% जो है वो मृत्यु दर पूरे देश में इस वक्त कोरोना से है। वहीं अगर यूपी की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से जो नए मामले हैं वो रिकवर होने वाले जो केसेस हैं उनसे कहीं ना कहीं रिकवरी ज़्यादा है, नए मामले कम हैं। यानी बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में तकरीबन 28,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या तकरीबन 32,000 से ज़्यादा है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ में 1900 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या तकरीबन 3800 के आसपास है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरह से पल पल अपना रंग बदल रहा है, उसने डॉक्टरों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तो इतने बड़ी संख्या में मरीजों का आना, दूसरा वायरस में लगातार म्यूटेशन होना। जिस तरह से केसेस हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं कि व्यक्ति अपना नेगेटिव टेस्टिंग करा रहा है, चाहे वो एंटीजन हो चाहे वो आरटीपीसीआर टोटली नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद में 10 दिन के बाद में संक्रमण होता है, जब तक अस्पताल पहुंचता है जब तक काफ़ी देर हो जाता है, ऑक्सीजन की कहीं कमी हो जाती है या घर पर कोशिश करता है। तो इस तरह के केसेस अब बदल बदल के आ रहे हैं। यहाँ तक हम आपको बता सकते हैं कि जो महीना भर कोरोना पहले हुआ था उसके बाद में वो संक्रमण होकर दिखा रहा है, उसके बाद भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। तो जिस तरह से ये वायरस बदलते जा रहा है, इसका रूप इसमें और एक परेशानी हो रही है इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। खतरनाक है पीएम के सलाहकारों की रिपोर्ट। दूसरी लहर का पीक शुरू होना अभी बाकी है। हर दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की मारामारी है। पूरे स्वास्थ्य सिस्टम का दम फूला हुआ है। वहीं इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों की तैयार की गई रिपोर्ट हैरान करने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो दूसरी लहर अभी शुरू नहीं हुई है बल्कि होने वाली है, और जब होगी तो इससे ज्यादा तबाही लाएगी और उसके बाद तीसरी लहर आएगी जो चारों तरफ बवंडर मचा देगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट हर दिन केंद्र सरकार से पूछ रहा है कि वायरस के प्रकोप से देश को बचाने के लिए उसके पास क्या इंतजाम है, क्योंकि सच तो यह है कि ना तो टेस्टिंग बढ़ाई है और ना ही मौतों की सही तस्वीर सामने आ रही है, जबकि देश भर के शमशान घाटों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जहां दिन रात चिताएं जल रही हैं। शवदाह ग्रहों तक का दम फूल चुका है।
लकड़ियां उठाने वालों से लेकर चिता जलाने वालों तक के हाथों में छाले पड़ चुके हैं। क्या नेशनल लॉकडाउन से थमेगी महामारी? वायरस से ज्यादा खतरनाक है लापरवाही का जहर। कोरोना के कहर को देख ज्यादातर राज्यों ने आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है, पर इसके बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या नेशनल लॉकडाउन से रुकेगी लापरवाही? क्योंकि कातिल कोरोना की रफ्तार को रोकना है तो सख्ती दिखानी ही होगी, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो नेशनल लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। वैक्सीन है महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार। सुस्त है टीका लगाने की रफ्तार। ऐसे में सवाल इस बात का है कि हम इस महामारी से कैसे जीतेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त पड़ी हुई है। शुरुआत में भले ही तेजी दिखाई, लेकिन मौजूदा समय में सच ये है कि कई राज्यों में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का काम अभी शुरू तक नहीं हो पाया, जबकि वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा और पहला हथियार है। तो क्या मान लिया जाए हमारी तैयारी अधूरी है, क्योंकि दूसरी लहर के पीक से पहले ये हाल है तो तीसरी लहर में क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बदइंतजामी से हाहाकार, क्योंकि कहीं बेड की किल्लत है तो कहीं ऑक्सीजन का अकाल। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना काल की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर है हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज की, जहां बकाया बिल नहीं चुकाने पर एक शव को बंधक बना लिया। लेकिन सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसने अपना सब कुछ खो दिया। एक तरफ कोरोना का बहरूपिया वेरिएंट है जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, दूसरी तरफ तस्वीरों में दिख रहा ये अस्पताल है जिसने इंसानियत को तार तार करने के सारे पैमाने पीछे छोड़ दिए हैं। क्योंकि आपने किडनैप करके फिरौती वाली कहानी आपने बहुत सुनी हो, लेकिन किसी के शव को बंधक बनाकर कोई वसूली करे, ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी हो। लेकिन हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में इन दिनों ऐसा ही कुछ किया जा रहा है, जहां बकाया बिल न चुकाने पर शव को बंधक बना लिया जाता है। ये सनसनीखेज आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उस पिता ने लगाया है जिसने अपना 23 साल का बेटा खो दिया। मसला ये हुआ कि 30 तारीख की रात को मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी। मैं मसूरी से रामा हॉस्पिटल ले गया। रामा हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से एडमिट किया। 4 तारीख को मेरा बेटा ठीक था बिल्कुल, 4 तारीख की सुबह लो, और 4 तारीख में जो डॉक्टर थे उनकी लापरवाही से उन्होंने ना तो मेरे बेटे को मुझे देखने दिया, ना मेरे बेटे के विषय में कुछ बताया। दरअसल 23 साल के नितिन को कोरोना हुआ था, जिसके बाद इलाज के लिए नितिन को रामा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही नितिन की मौत हो गई, और जब मृतक के पिता अपने बेटे का शव लेने गए तो अस्पताल ने ये कहते हुए डेड बॉडी देने से मना कर दिया कि पहले बिल के 55,000 रुपए चुकाओ फिर शव ले जाओ। इसके बाद इस लाचार पिता ने एसडीएम और डीएम तक से गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल ने किसी की भी नहीं सुनी। आखिर में मरता क्या ना करता, और आखिर में पिता को अस्पताल को 35,000 रुपए देने पड़े। 4 तारीख की शाम को जब मैं गया था जी, तो मुझसे 10,000 को और जमा करने को कही, 20,000 उससे पहले जमा करवाए थे जी। और 4 तारीख की रात को बोले 11:30 बजे आपका बच्चा मर गया और आपका मोर्चरी में पड़ा, आप वहां से ले लो और 54,000 रुपये जमा करा दो जी। मैंने फिर एसडीएम साहब से गुहार करी, साहब मैं कैसे करूं। एसडीएम साहब ने भी मैं इन्हें हॉस्पिटल वालों को कहा कि भाई ये देने की योग्य नहीं है तो आप इन्हें छोड़िए और इसकी पेमेंट हमारे माध्यम से हो जाएगी। लेकिन सर इन्होंने एसडीएम साहब की भी बात नहीं मानी। फिर मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 35,000 रुपये इन्हें और दिए। टोटल अमाउंट 65,000 रुपये मुझसे ले चुके हैं। अस्पताल की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर को देखने के बाद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने एक प्रेस नोट जारी करके सभी मेडिकल कॉलेजों में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है, जो अस्पताल में मरीजों को एडमिट कराने को लेकर डिस्चार्ज कराने तक, मृतकों के शवों को परिजनों को सौंपने तक बराबर नजर रखेंगे।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महामारी के दौर में अगर अस्पताल इस कदर हैवानियत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। शहर शहर बदइंतजामी, हर अस्पताल की एक जैसी कहानी। कहीं शव को बंधक बनाया तो कहीं बेड के लिए दर दर भटकाया। कोरोना की इस बीमारी के बीच अस्पताल ही एक आखिरी उम्मीद है, जहां लोगों को लगता है कि इलाज मिल जाएगा तो शायद वो बच जाएं। लेकिन अस्पतालों ने बदइंतजामी की तो जैसे कसम खा ली है। ये तस्वीर अम्बेडकर नगर जिले के जिला अस्पताल की है, जहां बेड से लेकर ऑक्सीजन और एम्बुलेंस से लेकर स्ट्रेचर तक के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। यहाँ इलाज कराने आई इस बुजुर्ग महिला को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो इसके बेटे ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन जब वो अंदर गई तो उसे बेड तक नहीं दिया गया, जिसके बाद महिला को जमीन पर लेटा दिया गया, जहां ये बुजुर्ग महिला घंटों तक तड़पती रही, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई डॉक्टर नहीं आया। वहीं एम्बुलेंस में लेटे इस मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इलाज के लिए अस्पताल आया इस उम्मीद में कि कहीं सांसों की जुगाड़ हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि मरीज कोरोना नेगेटिव था, फिर भी उसका इलाज नहीं किया। शादीपुर सर, यहाँ पर सर मुझे सर गाली गलौज और डांट के यहाँ से भगाया जा रहा है। मुझे सांस फूल रही, मुझे इतनी दिक्कत है कि पूछिए मत। और यहाँ का स्टाफ जो है साफ साफ कह रहा है कि मैं न मुख्यमंत्री को जानता हूँ न कि किसी के आदेश को जानता हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ कि जो है यहाँ पर बॉटला नहीं है। बीती रात इस महिला पत्रकार के पति की तबीयत खराब हो गई। जब ये महिला अपने पति को लेकर अस्पताल आई तो बिना इलाज किए ही उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस बीच महिला पत्रकार के पति की मौत हो गई। मेरा शौहर किसी भी कीमत से उसका ऑक्सीजन लेवल गंद होता चला जा रहा था और ऑक्सीजन गाड़ी में जो एम्बुलेंस आई उसमें ऑक्सीजन भी नहीं था। यहाँ से लेकर के जिला चिकित्सालय में गए। आरपी श्रीवास्तव ने जीडी न्यूज़ के जो संपादक हैं, सह संपादक हैं, वो उन्होंने बहुत सीएमओ से बात किया, सीएमओ से बात किया। हम जैसे गाड़ी से लेकर के वहाँ उतरे एम्बुलेंस से, डॉक्टर ने सीधे कह दिया ना यहाँ कोई ना ऑक्सीजन है ना तो यहाँ पर बेड है, मैं बिल्कुल एडमिट नहीं कर सकता हूँ। सोचिए ये हाल अस्पतालों का है, जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और अब सब कुछ भगवान भरोसे है, जहां कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब तक वैक्सीन को ही कोरोना का कारगर इलाज माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने इससे भी बेहतर इलाज खोज लिया है, जिनका कहना है कि अगर उनका तरीका अपना लिया तो कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ये कौन सा इलाज है जो सुरेंद्र सिंह बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में। क्या गौमूत्र से हारेगा कोरोना? क्या वैक्सीन से ज्यादा कारगर है गौमूत्र? केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सुना आपने, विधायक जी कैसे कोरोना को मारने वाले रामबाण इलाज का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबेरे खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। मैं अपना निजी अनुभव आप सबके यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। जिस बीमारी ने पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा रखा है, जो हर दिन 3 से 4 हजार लोगों की जान ले रही है, उसके बारे में एक विधायक का ऐसा बयान, वो भी उस वक्त में जब कोरोना से जीते कैसे, ये सोच सोच कर सरकारों के दिल बैठे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों से लेकर डॉक्टर्स के माथे पर पसीने आ रहे हैं। ऐसा भी रिसर्च में फाइनल तो हुआ नहीं, इसलिए गोमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। ये हम CRP वैल्यू जो मरीज का करा रहे हैं कोरोना वायरस में, तो CRP वैल्यू को कम कर सकते हैं गौमूत्र से।
गौमूत्र का एक रसायन माना गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गौमूत्र को एक रसायन माना गया है और वो इन्फेक्शन को कम करता है। कोरोना अपने कहर को बरपा रहा है, लेकिन इसी कोरोना के कहर के बीच बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर एक बयान दिया है और वो बयान गोमूत्र पीते हुए दिया और कहा कि गोमूत्र पिएं और कोरोना से बचें। लेकिन इसके इतर अगर चिकित्सकीय राय की माने तो गोमूत्र रासायनिक है और इसको लेकर अगर कोई रिसर्च है तो वो ये है कि इसके द्वारा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, लेकिन कोरोना का खात्मा इस तरह के रसायन से नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि बलिया विधायक जो कि हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, गोमूत्र पीना और गोमूत्र को लेकर इस तरह के बयान देना, आखिर इस बयान के पीछे का मतलब क्या है? हालांकि सुरेंद्र सिंह कोई पहले नहीं है। पिछले साल उत्तराखंड के भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने भी ऐसा ही दावा किया था। कुछ ऐसा ही दावा बुलंदशहर के भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी भी कर चुके हैं। जबकि पिछले साल हिंदू महासभा के प्रमुख चक्रपाणी महाराज ने दिल्ली में टी पार्टी की तर्ज पर गोमूत्र पार्टी का आयोजन तक कर दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपदा के इस दौर में ऐसे दावे कहां तक सही हैं, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके लाखों समर्थक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना के इस महामारी में सबसे ज्यादा संकट सांसों का है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को आपदा में अवसर नजर आ रहा है, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और मन मांगे दामों में सांसों की सौदेबाजी कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सांसों के सौदागरों से सावधान। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खौफनाक दास्तान। महामारी के खौफनाक मंजर में सांसों की कीमत क्या है, ये उससे पूछिए जिसको सांसों की जरूरत हो, क्योंकि कुछ सेकंड सांस ना मिले तो दम फूलता नजर आता है और फिर बात जान पर बनाती है। लेकिन कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है। आलम यह है कि 5,000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 55,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने, 55,000 तक में। और उससे भी हैरान करने वाली तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई, जहां प्रशासन ने जिन लोगों को ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। मामला तब खुला जब प्लांट की मालिक ने थाना जवा में ऐसे ही लोगों के खिलाफ तहरीर दी और अलीगढ़ के सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट का संरक्षण प्राप्त है। शिकायत ये है कि समीर एंड दीपक, ये 2 बंदे हैं सर, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीयूष साराभाई जी आए थे मेरे प्लांट पे, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे, वो ठीक था। उन्होंने अपने 2 फ्रेंडों को बुलाया। फ्रेंडों को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर। मैंने कहा इट्स ओके, अगर आप मैनेज कर रहे हो। बोले कि मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए। धीरे धीरे सर उनका समाज सेवा का जो रूट था सर, वो चेंज हो गया। वो बोलने लगे मुझसे कि नहीं, मुझे तो इसमें 50% पार्टनरशिप चाहिए। जब हम 24 आवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कमीशन उसमें सेट होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी तब हो रही है जब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये कुछ जानकारी आई थी इस प्रकार की कि कुछ अनाधिकृत रूप से लोग जो है सेवा के नाम पर अवसर ढूंढने का जो प्रयास कर रहे थे, जो जानकारी में आई तो हमने तुरंत सीडीओ को बताया। सीडीओ सक्षम है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां से हटाने का काम किया। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे समय भी कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो अपने
काले धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के कई ज़िलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है और लगातार पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस आपदा के समय अगर कोई कालाबाजारी करेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। और